नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूं, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जिन भी बच्चों को न्यूटन्स के लॉ को समझने में दिक्कत हो रही है, इस वीडियो को देख लें। न्यूटन का तीनों लॉ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये लॉ समझाने से पहले अगर मैं ये कहूं कि काश अगर उस दिन न्यूटन के सर पे तरबूज गिर गया होता या तो पूरा पेड़ ही गिर गया होता, तो आज ना मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता, ना तो मैं फिजिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती। अरे हाँ या ना, सही बात है ना सर। काश ऐसा हो चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। तो सर इस चीज को मैं आपको दो लेवल पे बताऊंगा, क्लास 9th वालों के लिए भी बताऊंगा और क्लास 11th वालों के लिए भी बताऊंगा, जिनके लिए न्यूटन्स के तीनों लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो पहले हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा इनर्शिया क्या होता है, क्योंकि इनर्शिया को ही हम हमारा लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब इनर्शिया को तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। पहला है इनर्शिया एट रेस्ट, जिसको कहते हैं कि आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं और कि इनर्शिया है क्या, ये एक टाइप का क्या है, स्टेट। स्टेट सर ये कैसे, कौन सा राज्य है? अबे ये राज्य वाज्य नहीं है। स्टेट का मतलब है कि एक हमारा जैसे रेस्ट वाला स्टेट है, रेस्ट, और एक हमारा कैसा है, मोशन। ठीक है, रेस्ट का मतलब हम रुके हुए हैं तो रेस्ट में है, तो इसका मतलब इनर्शिया एट रेस्ट। अगर हम चल रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया एट मोशन कहेंगे। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं और हमको पकड़ के इधर कर दिया गया, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, इनर्शिया एट डायरेक्शन हो जाएगा। तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसी को क्या कहते हैं हम, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में ना लाया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए। या कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए। तो यहां पे एक शब्द यूज हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है कि बाहर से आप कोई क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए बच्चों, कि दुनिया में किसी भी मोशन के पीछे का जो कारण होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। अब आता है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ सर बेहतरीन, सुनो, एकदम इतने शानदार तरीके से बताऊं ना, जिंदगी एकदम खुश हो जाएगी। रुको पहले गला गीला कर लिया जाए, तो जिंदगी में गला गीला करना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉन ओएच ग्रुप से। समझ रहे हो ना? तुम साले पता ही नहीं क्या गला गीला करने की बात समझ लेते हो। समझ रहे हो ना? जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो ना, मैं उसे पढ़ा रहा हूं गुरु। डोंट चिंता, आई एम जिंदा। तो सबसे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हैं क्लास 9th लेवल पे। क्लास 9th लेवल पे जो हमारे 9वीं क्लास का बच्चा हमको देख रहा है, पहले वो समझ ले, क्योंकि 11वीं वाला भी अपनी 9वीं में यही पढ़ के आया है। अरे हाँ या ना? चलो, अगर मैं तुमसे ये कहूं, हमको बचपन में हमारे स्कूल के जो मास्टर साहब थे, स्कूल टीचर्स थे हमारे, उन्होंने सर ये बताया कि सर जो लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अरे सर बिल्कुल होता है, जो लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। फिर कहा गया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। इसका मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पे मास बढ़ाते जा रहे हैं तो लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। सही बात है। अरे हम कह रहे हैं अगर मैं तुम्हें इतना मोटे पत्थर से
इस डिस्टेंस से तुम्हारे सर पे छोड़ दूं तो तुम्हारा सर फट जाएगा, फटेगा ना, एकदम खून खून, एकदम टाइम टाइम फिर स्वाहा हो जाओगे। लेकिन सेम डिस्टेंस से, सेम हाइट से अगर मैं इतना छोटा सा कंकड़ लोअर मास का, छोटे मास का छोड़ू तो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अरे मच्छर आया चला गया, यही हुआ ना। लेकिन अब सेम चीज दूसरी बात, इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल सही बात। सर आप एक गलती कर रहे हो। अरे मुझे मालूम है मैं गलती नहीं कर रहा हूं, सब पे वेक्टर का सिंबल लगा दे रहा हूं। लो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है, फिर कहा गया कि लगने वाला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट k लगाएंगे, k m a। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस कांस्टेंट k की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला क्या मिल गया, F बराबर म एम ए। अरे बोलो हाँ या ना। फॉर्मूला मिल गया ना, लगने वाला फोर्स क्या होगा, F बराबर एम ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। तो ये बताया गया हमको हमारे क्लास 9th में, जिसमें हमें ये कहा गया कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और इसके एक्सिलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो फोर्स की टोटल यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन हो गई। बोलो हाँ या ना। सही है ना। कोई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, याद रख लेना। मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बातें तो हमको क्लास 9th में समझा दी गई थी हमारे इसके बारे में। अब चर्चा करते हैं किस क्लास की, अब मेरे बच्चे आ जाए 11th वाले। अब जैसे हम 11th में आते हैं तो क्लास 11th का जो हमसे कहता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, ये थोड़ा सा अलग बात कहता है। क्लास 11th वाले देखो, 9th वाला बच्चा अगर इसको देख रहा है तो वो उसको यहीं पे स्किप कर सकता है या आगे बढ़ा सकता है, सीधे वो थर्ड लॉ पे चला जाए, वो उसको ये हिस्सा समझने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर हम 9th क्लास की बात करें, और सॉरी 11th क्लास की बात करें, तो कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं सीधे मोमेंटम का सिंबल बना दे रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कहते हैं हमारा फोर्स। मतलब जब किसी बॉडी पे मोमेंटम चेंज होता है, जिस बॉडी का मोमेंटम अगर चेंज होता है तो वो चेंज इन मोमेंटम हमें क्या डेवलप करा देता है, फोर्स को कहता है। तो कैसे, मतलब कि देखो, अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कह सकते हैं, डीपी बाई dt। ये कैसे है, dp मतलब तुम सब जानते हो, dp बाई dt, कोई दिक्कत वाली बात। या हम इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। F बराबर dp बाई dt। अब इसको अगर हम खोल दें, क्योंकि हम सब जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, देखो आना लास्ट में यही है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लास 11th वालों के लिए ये है, चेंज ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो हम पूरे न्यूटन्स की फिजिक्स में मास को कांस्टेंट मानते हैं, मास को तो हम वेरिएबल मानते नहीं है। तो चेंज क्या होगा, डीवी बाई dt हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। सही है ना। तो लगने वाला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, हम क्या कर सकते हैं, m dv बाई dt क्या होता है, a। यहां से हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाया, k की वैल्यू 1 ले ली, तो क्या मिल गया हमको, f बराबर m इंटू ए। अरे बोलो हाँ या ना। सर शानदार, आ गया। सर यहां पे भी वेक्टर का सिंबल लगा दो, लो लगा दी। क्लास 9 आना देखो यही है, आता फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ही है, बट क्लास 9th में हम ये चीज नहीं पढ़ सकते, हम ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते, तब आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का जब बदलाव होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। आसान भाषा में मैं कहूं तो, और आसान भाषा में तुम कह सकते हो, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम लिख दो, और नहीं याद आ रहा है किसी बच्चे को, कुछ नहीं याद आ रहा तो सिर्फ लिख दो चेंज इन मोमेंटम, खत्म।
मोमेंटम का चेंज आपको क्या दे देता है? फोर्स। सबको पता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डायन। 6 डायन। 1 न्यूटन में कितने डायन? 10 टू द पावर 6 डायन। सही है ना? चलो भैया, बहुत बढ़िया, आगे चले। ये तो बात आ गई न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की। अब चलते हैं न्यूटन का तीसरा लॉ, जिसे हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, जिसको हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। देखो, इसका आसान बात करते हैं सर। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आसान शब्दों में कहूं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि यहां पे हमारे पास एक कोई दीवार है, और अगर आपने कोई बॉल को खींच के किसी बॉल को v वेलोसिटी से इस दीवार पे मारा, तो ये टकरा के वापस सेम v वेलोसिटी से जाएगा। खत्म। यही है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट एक बहुत मजेदार बात है कि आपने बॉल खींच के मारा, बॉल आपके हाथ में आया, ऑपोजिट रिएक्शन में आया। आप यहां पे जरा न्यूटन चचा से ये पूछो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने मैग्नीट्यूड बॉल का इधर गया है तो सेम मैग्नीट्यूड से वापस भी आना चाहिए। लेकिन कैसा होता है? होगा। कंडीशन है उसके लिए, सरफेस शुड बी फ्रिक्शन लेस। ये सरफेस कैसा होगा? फ्रिक्शन लेस होना चाहिए उसके लिए हमारा कैसा होना चाहिए? सरफेस कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। बॉडी एकदम परफेक्ट इलास्टिक होनी चाहिए, किसी भी टाइप का एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस को हम जीरो मान के इस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारा न्यूटन्स का सिंप्लीफाइड वे में, आसान भाषा में न्यूटन का तीनों लॉ। आप कुछ भी कहिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक चीज आपको बता दूं, तो अगर एक ब्लॉक है, सिर्फ एक ब्लॉक है जिसका मास m है, अगर वो रखा हुआ है तो भी ये एक्शन रिएक्शन लगाएगा। सर कैसे लगाएगा? कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना भाई। लगेगा ना, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। F बराबर mg। भाई ए को रिप्लेस कर दिया, तो ये वाला फोर्स कैसा है? एक्शन। तो इसी वजह से इसका बाहर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है R या N, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये है लगने वाला फोर्स। भैया इधर एक्शन रख रहे हैं, उधर रिएक्शन रख रहे हैं, इधर एक्शन लग रहा है, इधर रिएक्शन रख रहा है। बोलो हाँ है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताओ, रिकॉइलिंग ऑफ गन। आप गोली मारते हो, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे जाती है, तो ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। आप रॉकेट में माचिस लगाते हो, रॉकेट का गैस नीचे निकलता है, रॉकेट ऊपर जाती, तो गैस का नीचे निकलना एक्शन है, जबकि रॉकेट का ऊपर जाना क्या है? रिएक्शन है। जैसे तुमने दोस्त को एक कंटाप दिया, उसने तुमको फिर एक कंटाप दे दिया, ये भी क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। सही है ना? एक्शन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा तीनों लॉ काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से और ढेर सारी वीडियोस लाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूले, एक एक डेरिवेशंस की। तो डोंट चिंता, आई एम जिंदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।